इर्तज़ा कमरे में आया तो कमरे का हाल देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया। उसे यही उम्मीद थी। जबकि शानी अपने काम में मसरूफ़ हर एक फूल को नोच नोच कर ज़मीन पर फेंक रही थी। सारे फूलों को उतार कर फेंक दिया। बस ड्रेसिंग टेबल पर एक इकलौता फूल रखा था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। जब इर्तज़ा ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया था। ये एक फूल तो रहने दो, वो जैसे मिन्नत कर रहा था। छोड़े मेरा हाथ, वो गुस्से से बोली थी। छोड़ने के लिए थोड़ी इतने पापड़ बेले हैं। सोचा था इतने सारे फूल तुम्हारी तबीयत पर खुशगवार असर डालेंगे, लेकिन तुम तो सदा की अनरोमांटिक हो। मजाल है जो इन फूलों को देखकर ही अपने अंदर रोमांस के जरासीम जगा लेती। अपना हाथ दूर हटाई मुझसे, वरना। वो उसे धमकी देने की नाकाम कोशिश करने लगी। वरना क्या? वो उसे मजीद खुद से करीब करते हुए बोला। इर्तज़ा प्लीज़ दूर हटे मुझसे, वरना। वो उसे धमकी देने की नाकाम कोशिश करने लगी। वरना तुम मेरे करीब आ जाओगी, यही ना? वो उसे मजीद खुद के करीब करते हुए बोला। इर्तज़ा प्लीज़। अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में नाकाम होकर वो उसे इल्तजा भरी निगाहों से देखने लगी। छोड़ दिया यार, ऐसे मत देखा करो, कसम से बहुत प्यार आता है। वो उसके गाल खींचते हुए उससे दूर हुआ। जल्दी से बाहर आ जाओ, शॉपिंग पर चलते हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। उसने पलट कर देखा और वो गुस्से से बोली। जान, मैं वही इर्तज़ा हैदर हूँ जो तुम्हें उठाकर भी अपने साथ ले जा सकता है। भूल गई हो क्या मुझे? वो उसे शरारती निगाहों से देखते हुए बोला। शानी गुस्से से पैर पटकती उसके पीछे आ गई। अगर आपको लगता है कि इस तरह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घसीट कर मनाएंगे तो ये आपकी खुशफहमी है और कुछ नहीं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए गुस्से से बोली। और इसी खुशफहमी के तहत मैं तुम्हें मना भी लूँगा और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी करूँगा। वो उसका हाथ थाम कर चूमते हुए बोला। वो न जाने क्या क्या खरीद रहा था। जिसके लिए ये सब कुछ खरीदा जा रहा था उसकी पसंद की कोई अहमियत नहीं थी। वो बस उसके पीछे चलती जा रही थी। इर्तज़ा ने एक बार भी मुड़कर पीछे से ना पूछा कि शानी ये ले लूं तुम्हारे लिए। वो तो जो चीज़ पसंद आ रही थी उठा रहा था। मिस्टर इर्तज़ा हैदर, ये मैंने पहनना है, आपने नहीं। एक बार मेरी ही मर्जी जान ले आप। वो ना चाहते हुए भी बोली। मेरी जान, घर जाकर पसंद कर लेना। जो पसंद है ठीक है, जो नहीं पसंद फेंक देना। वैसे भी मेरी पसंद तुम्हारी पसंद, सब कुछ ही पसंद आएगा तुम्हें। वो सामने चीज़ें देखते हुए बोला। तुम यहाँ मेरे पीछे खड़ी हो, क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए शॉपिंग करो। वो उसे ऑर्डर देता आगे बढ़ा, जबकि शानी भी वहाँ से पैर पटकती दूसरी साइड पर आ गई। शानी बेटा, मेरी बात सुनो। अपने पीछे से आवाज़ सुनकर शानी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये वही मामी थी जो अपने आप को एक चलता फिरता ब्रांड बनाकर रखती थी। मामी, ये सब कुछ क्या है? उनको इस हालत में देखकर शानी उसके करीब आई, जो कि फटा हुआ दुपट्टा बड़ी मुश्किल से अपने सर पर रखे अपने फटे हुए बाजू को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जबकि कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन बार बार धुलने की वजह से उनका कलर बहुत ख़राब हो चुका था। वो तो अपने नौकरानियों को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती थी, और आज इस हालत में देखकर शानी को बहुत बुरा लगा था उन्हें। शानी, तुम्हारे मामू मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं पिछले 4 साल से दिन रात माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। खुदा के लिए मेरी मदद करो। अपने मामू को रोको। वो चाहे सारी ज़िंदगी मुझे मुंह ना लगाएं, कभी उस महल में ना रखें, मुझे ऐसे ही रहने दें, लेकिन मुझसे मेरा सहारा ना छीनें, मुझसे अपना नाम अलग ना करें। मामी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ना शुरू कर दिए। मामी, आप क्या कर रही हैं? आप चले मेरे साथ घर वापस, मैं मामू से बात करती हूँ। वो तो मामी की हालत देखकर तड़प उठी, जब पीछे से अचानक किसी ने उसका हाथ थामा। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ तक आप पहुँची हैं आप। इतना कुछ करके भी सुकून नहीं मिला आपको? चलो शानी यहाँ से। वो उसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। इर्तज़ा, मामी हमारे साथ घर जा रही हैं और मुझे कोई नहीं रोकेगा। उसने इर्तज़ा की तरफ उंगली उठाकर कहा। अगर ये पहले का वक्त होता तो इर्तज़ा न जाने उसके साथ क्या करता, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त वो अपने आप को उसका गुनहगार समझता था। शानी ने उसकी एक बात ना मानी और ज़बरदस्ती रुखसाना को अपने साथ ले आई। रुखसाना को घर में देखकर मामू गुस्से से उसके करीब आए। बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मामू धाड़ते हुए बोले थे। इन्हें मैं लेकर आई हूँ मामू जान, और अब से ये यहीं रहेंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शानी से जब कुछ ना बन पड़ा तो उन्हें धमकियां देने लगी। मामू का गुस्सा बता रहा था कि उन्हें रुखसाना पर बहुत गुस्सा है। आप लोग चाहते हैं ना मैं घर में रहूं, तो रुखसाना मामी को वही हैसियत वापस मिलेगी जो मेरे यहाँ से जाने से पहले थी। ये सबसे ज़्यादा मेरी गुनहगार थी मामू। प्लीज़, मैंने माफ़ कर दिया है इन्हें। नानू ने फ़ोन पर उसके बाबा को सब कुछ बताया था कि किस तरह से रुखसाना और किंजा ने ये सारी प्लानिंग करके इर्तज़ा और शानी को अलग किया था। ठीक है शानी,
अगर तुम इसे माफ़ कर रही हो तो मैं कोई नहीं होता इसे सज़ा देने वाला, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम चाहती हो कि रुखसाना इस घर में रहे तो तुम्हें भी इर्तज़ा के कमरे में रहना होगा। अपनी नाराज़गी ख़त्म करो और पहले जैसे हो जाओ बेटा। मैं तुम लोगों को इस तरह से उदास नहीं देख सकता, ना बिखरते हुए। मैं इतने सालों से तुम दोनों को खुशबाश देखता आया हूँ और फिर अब ये फासले। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर तुम लोगों को मेरा फैसला मंजूर है तो ही रुखसाना को पहले जैसी हैसियत मिलेगी और वो यहाँ उसी हैसियत से रहेगी। मामू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो वो नज़र झुकाकर हाँ में सर हिला गई, जबकि उसकी इस हरकत पर इर्तज़ा एक बार फिर से जी उठा था। वो उसके कमरे में आ गई, लेकिन अभी तक उससे बात नहीं कर रही थी। उसने मामू की शर्त मान ली थी, लेकिन शायद दिल से नहीं। इर्तज़ा उसका ये खिंचा खिंचा अंदाज नोट तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो शरारती अंदाज में उसे मनाने की कोशिश जारी रखे हुए था। तुम्हें पता है, ख़ानदान में शादी है, हमने वहाँ जाना है। इर्तज़ा काफ़ी देर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए अब काम की बात पर आया। मैं आपके साथ किसी शादी पर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो गुस्से से कहती रुख फेर गई। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त का तलबगार हूँ? वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए मेरी इजाज़त के तलबगार नहीं हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जब चाहे मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकाल सकते हैं, जब चाहें आप मुझे ज़लील कर सकते हैं, जब चाहें मेरा हक़ किसी और को दे सकते हैं। आखिर आप इर्तज़ा हैदर है ना? मेरी मर्ज़ी, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, इस सब से आपको कल कोई मतलब था जो आज होगा? आपको सिर्फ़ हक़ जताना आता है, हक़ देना तो आपने सीखा ही नहीं। इर्तज़ा के कहने की देर थी कि शानी फट पड़ी। शानी, मैं तुमसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए? क्यों मेरी मोहब्बत से इस कदर बदगुमान हो चुकी हो तुम कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहती? वो हारे हुए लहजे में बोला। काश आप मेरा हक़ किसी को खैरात में ना देते इर्तज़ा, तो शायद मैं आपको अब तक माफ़ भी कर चुकी होती। शानी अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से बाहर निकल गई और आज एक बार फिर इर्तज़ा उसे ये यकीन दिलाने में नाकामयाब रहा कि उसने उसका हक़ किसी को नहीं दिया। बाबा, आपको क्या हो गया है? आप जानते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं उस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। आप भी उसका साथ देने लगे हैं। शानी ने रोते हुए कहा। देखो बेटा, वो शोहर है तुम्हारा, तुमसे अपने किए की माफ़ी मांग रहा है। उसकी मोहब्बत तुमसे छुपी हुई तो नहीं है। वो जितना प्यार तुमसे करता है उतना अपने बाप से भी नहीं करता। एहसन ने मुझे बताया कि उसने ये 4 साल किस अजियत में गुजारे हैं। वो दिन रात तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। अगर वो चाहता तो यहाँ भी आ सकता था और तुम उसकी बीवी थी। वो चाहता तो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ भी ले जा सकता था, लेकिन उसने तुम्हें वक्त दिया, तुम्हें समझने का, संभलने का मौका दिया। अब तुम्हें उसे समझना चाहिए, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा। मतलब मैं ये समझ लूँ बाबा के इस फैसले में आप भी मेरे साथ नहीं हैं? तो क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरा ही बाप मेरे साथ हुई नाइंसाफ़ी में मेरा साथ नहीं देगा? आप दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया बाबा। तंजील ने भी यही कहा कि मुझे यहाँ रहकर इर्तज़ा को समझना चाहिए। वो जो कल मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, आज वो मुझसे ये कहता है कि अपने घर को बसाऊँ मैं। उसे तंजील पर भी अफ़सोस हो रहा था। हाँ, क्योंकि वो समझदार है, वो समझ सकता है। वो तुम्हारी आंखों में इर्तज़ा के लिए मोहब्बत देख सकता है। तुम चाहे उसे कितनी भी सज़ा दे दो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए कभी कम नहीं होगी शानी। तुम उससे मोहब्बत करती हो, तुम खुद भी उसके बगैर खुश नहीं रह सकती। इस बात को समझो। अगर इर्तज़ा ने 4 साल अजियत में गुजारे हैं तो तुमने कौन सा खुश रहकर गुजार लिए? अपने आप को और उसको सज़ा देने से बेहतर है कि एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करो। क्या तुम उसकी एक गलती माफ़ करके अपनी ज़िंदगी आसान नहीं कर सकती शानी? ये सिर्फ़ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे साथ और भी ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। तुमने कभी अपनी नानों को देखा है? वो तुम दोनों को देख देख कर जीती हैं। एहसन का कौन है तुम दोनों के अलावा? प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो शानी। इर्तज़ा को माफ़ कर दो, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाबा ने उसे समझाया। शानी आगे से कुछ नहीं बोली। बाबा को लगा शायद वो उनकी बात समझ जाए। शानी बेटा, इर्तज़ा ने तुम्हें शादी के बारे में बताया? एहसन की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें और इर्तज़ा को ही शादी अटेंड करने जाना होगा। नानू ने उसके करीब बैठते हुए कहा। जी नानू, उन्होंने बताया था मुझे। ठीक है, फिर तुम तैयारी कर लेना, शाम को इर्तज़ा के साथ जाना है। वो इर्तज़ा के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो नानू और बाबा के सामने इनकार भी नहीं कर सकती थी।
रुखसाना बेगम को उस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से इर्तज़ा और शानी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा ने सिर्फ उसके कहने पर रुखसाना को दोबारा उस घर में जगह दी थी, वरना वो उसे तलाक देने का इरादा कर चुके थे। उसका घर बसे ना बसे, लेकिन उसकी वजह से किसी का घर तो बर्बाद होने से बच रहा था। क्या हुआ शानी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रुखसाना बेगम उसके करीब आकर पूछने लगी। उनकी हालत कल से बेहतर थी। आज उनके बदन पर नया लिबास था, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन आज वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं किंजा के बारे में सोच रही हूँ मामी, वो कहाँ है? शानी खुद भी नहीं जानती थी कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है। वो उस गद्दार दोस्त को कभी ज़िंदगी में दोबारा देखना तक नहीं चाहती थी। उसने ना सिर्फ उसका घर बर्बाद किया बल्कि उसकी जगह पर भी कब्जा कर लिया। किंजा की शादी हो चुकी है, माशाल्लाह से 2 बच्चों की माँ है, रुखसाना ने मुस्कुराते हुए बताया, लेकिन फिर उनके चेहरे पर उदासी छा गई। ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचें इंसान की ज़िंदगी वैसी ही हो। वो दुनिया के सामने एक खूबसूरत और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन उस गरीबी के माहौल में एक आसान ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वहाब बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी माँ और बहनें दिन रात किंजा को ताने देती हैं कि किस तरह से उसने एक शादीशुदा आदमी को फंसाकर उससे शादी कर ली और फिर शादी के दूसरे ही दिन उनकी तलाक हो गई। रुखसाना बेगम ने उदासी से बताया, वो तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे मिलकर एक बार माफ़ी मांगना चाहती है। आज तुम शादी पर जा रही हो, शायद वहीं तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाए। रुखसाना बेगम ने उसके करीब से उठते हुए कहा। वो शाम को घर वापस आया तो शानी शादी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसे देखकर इर्तज़ा अपना इरादा बदलना चाह रहा था। या तो वो बहुत दिल से तैयार हुई थी या उसे अपने आप को संवारना आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। वो आईने में अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। उसे अपने पीछे खड़े देखकर पलटी। बहुत प्यारी लग रही हो। इर्तज़ा ने उसके चेहरे को छूना चाहा जब शानी ने अपना चेहरा पीछे हटाया और उसे इग्नोर करती बाहर जाने लगी। अचानक इर्तज़ा ने उसका हाथ थामा। मैं जानता हूँ शानी, मेरी गलती बहुत बड़ी है, तुम इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी नहीं, एक मौका मांगता हूँ। मुझे बस एक मौका तो दो। मुझे बस एक बार यकीन दिला दो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की और उस गलती की सज़ा तुमने 4 साल मुझे खुद से दूर रख कर दी है। मैं बस तुमसे एक मौका मांगता हूँ। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बिल्कुल पहले जैसा। उसका हाथ थामे हुए बोला। नहीं हो सकता सब कुछ पहले जैसा। नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपके कमरे में आई हूँ। आप मुझे जितना बेबस कर सकते थे कर चुके हैं। मुझे लगा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत में तो यकीन होता है ना। जो शख्स अपनी मोहब्बत पर यकीन ना कर सके उसे मोहब्बत का दावा करने का भी कोई हक नहीं। शानी ने अपना हाथ छुड़वाया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ शानी, वो बेबसी से बोला। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं काट सकती जो मेरा हक किसी और को दे चुका हो। शानी कहकर बाहर निकल गई। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। शानी हर रोज़ इर्तज़ा को अपनी बातों से हर्ट करने लगी। इर्तज़ा उससे इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था वो मज़ीद उसका दिल दुखाएगी। उसकी माफ़ियाँ भी शानी पर कोई असर नहीं कर रही थी। वो उसे नरमी सख्ती हर तरीके से समझा चुका था, मगर शायद वो उसकी ज़िद के सामने हारने लगा था। शादी में आने के बाद वो न जाने कहाँ चला गया था, जबकि शानी अब ख़ानदान की कुछ लड़कियों से मिल रही थी। जब एक छोटा सा बच्चा उसके करीब गिरने ही वाला था कि शानी ने उसे थाम लिया। उस प्यारे से बच्चे ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। शानी बेसाख्ता मुस्कुराई थी जब एक लड़की उसके करीब आन खड़ी हुई, जिसे देखकर शानी की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। वही तो थी जिसने दोस्ती की आड़ में उसका घर बर्बाद कर दिया। उसकी वाहिद और इकलौती गद्दार दोस्त, जो दुश्मन के ओहदे पर फाइज होने के भी लायक ना थी। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन जो किंजा ने उसके साथ किया वो दुश्मनी से भी हटकर था। उसे देखते ही वो मुंह फेर कर जाने लगी थी। मुझे माफ़ी का मौका भी नहीं दोगी शानी? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तभी तो मेरे साथ इस तरह हुआ। मुझे पता है कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं नाशुक्री नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इर्तज़ा की ज़ात का ताना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने लगा है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरी सास और मेरी नंदे मुझे दिन रात तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे और इर्तज़ा के ताने देती हैं। वो शख्स कभी मेरा हो ही नहीं सका, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, जिसके लिए मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया।
उस शख्स ने एक ही पल में मुझसे अपना नाम तक छीन लिया। उसने कभी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उसे तुमसे छीन कर भी हासिल नहीं कर सकी। उस शख्स ने एक ही पल में मुझे दरबदर कर दिया। अरे उसने मुझे पहली ही रात ये बता दिया था कि मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। वो मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सका। महज तुम्हें अजियत देने के लिए। सबके सामने तो ये कहने लगा कि मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन उसने कभी मुझे दिल से कबूल नहीं किया। कल मुझे पुप्पो ने बताया कि तुम्हारे और उसके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं शायद आज यहाँ ना आती, और अगर यहाँ नहीं आती तो सारी ज़िंदगी पछताती, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और ऐसे ही जीती रहूँगी। लेकिन तुम्हें सारे हालात ज़रूर बताऊँगी। शायद ऐसा करने से ही मेरा गुनाह कुछ कम हो जाए। वो कभी मुझसे शादी करने पर राज़ी नहीं होता था। शानी, मैंने उसे शादी पर मजबूर कर दिया। उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ नशे की हालत में ज़बरदस्ती की। शानी जो अब वहाँ से जाने वाली थी, बेयकीनी से मुड़कर उसे देखने लगी। शानी, वो शख्स कभी मुझसे शादी नहीं करता। हाँ, मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, जिसके बाद वो मुझसे निकाह करने पर मजबूर हो गया। लेकिन उसने कभी मुझे बीवी होने का हक़ नहीं दिया, और फिर एक दिन मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका। बेशक मैं वहाब के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो अपनी बहनों और माँ का मुकाबला नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता मेरे लिए मुकाबला। वो मुसलसल रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो शानी, शायद तुम्हारी माफ़ी से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। किंजा, शानी ने उसके जुड़े हाथों पर अपना हाथ रखा। किंजा ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके गले लग गई। किंजा तो न जाने कब की वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शानी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि उस शख्स ने शानी का हक किसी को नहीं दिया। शादी की वजह एक झूठा इल्ज़ाम था। वो कल भी शानी का था और आज भी शानी का है। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। वो वापस घर जा रहे थे जब इर्तज़ा ने कुछ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। शानी ने बेयकीनी से देखा, क्योंकि उसके हाथ में तुर्की का टिकट था जो आज ही रात का था। ये क्या है? शानी बेयकीनी से उसकी तरफ देखकर पूछने लगी। मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता शानी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी नफ़रत बर्दाश्त कर सकूं। मैं तुम्हारे सामने झुक सकता था, झुक चुका हूँ। अब अगर मज़ीद झुका तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरे नसीब में माफ़ी नहीं है। अगर मेरे नसीब में तुम्हारी माफ़ी नहीं लिखी तो ठीक है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। इसके बाद तुम जिसके साथ शादी करना चाहो कर सकती हो। अब मैं मज़ीद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। शानी बेयकीनी से उसे सुन रही थी। शानी, मैं मोहब्बत के सामने हार गया अपनी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ आज़ादी का। मैं अभी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। तुम्हारा सामान मैं ड्राइवर के हाथों मंगवा चुका हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद एक दिन तुम्हारे दोस्त तंजील ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उसका भी गुनहगार हूँ। लेकिन तुम जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इन 4 सालों में मेरे बगैर तुमने अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजारी है। जानती हो, तुम्हारे दोस्त ने मेरी मिन्नतें की कि मैं तुम्हें वहाँ रोक लूँ, तुम्हें मना लूँ, तुम्हें खुशियाँ दूँ और सब कुछ ठीक कर दूँ। लेकिन शानी, मैं तुम्हारे दोस्त से किया हुआ वादा नहीं निभा सका। अरे मैं तो माफ़ी मांगने में भी कामयाब ना हो सका। तुमसे मोहब्बत क्या मांगूंगा? इर्तज़ा ने अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश की और गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर डाल दी। शानी ने बेयकीनी से उन सड़कों को देखा। तो क्या ये शख्स इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला था? उसके बचपन की मोहब्बत, उसकी ज़िद, उसकी अना कहाँ गई? क्या शानी की नफ़रत के आगे वो अपनी मोहब्बत हार गया? क्या वो उसके सामने हार चुका था? गाड़ी कब एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकी, शानी को पता भी ना चला। जब इर्तज़ा ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। जाओ शानी, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। बहुत जल्द मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम्हारे तुर्की पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आज़ादीनामा वहां पहुंचा दूंगा। बस आज की रात मुझे मेरी मोहब्बत का सोग मनाने देना। वो ड्राइवर के हाथों सामान लेकर उसके हाथ में थमाता वापस गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी स्टार्ट करके आंखों के आगे से ओझल हो गया। शानी न जाने कितनी ही देर उस सड़क को देखती रही जहां से अभी इर्तज़ा की गाड़ी गई थी। तो उस शख्स ने एक बार फिर से उसे छोड़ दिया। मैम चलें, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, पास खड़े मुलाजिम ने कहा। आज फिर वही तन्हाई बंद अंधेरे कमरे में उसे डस रही थी। आज फिर उसे अंधेरे से वहशत नहीं हो रही थी। बेयकीन सा वो उस दरो दीवार को देख रहा था। अभी कुछ देर पहले उस ड्रेसिंग टेबल के सामने उसकी शानी तैयार हो रही थी। वो जो कहता था कि एक बार वो आ जाए तो वो उसे वापस नहीं जाने देगा,
وہ خود اسے ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ وہ اسے مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اسے زبردستی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور شانی نے اپنی خوشی کی قیمت اس سے جدائی بتائی تھی۔ وہ کب تک اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھتا، کب تک یہ رشتہ نبھانے پر مجبور کرتا؟ شاید اس کی غلطی قابل معافی تھی ہی نہیں۔ وہ نہ جانے کتنے ہی سگریٹ پھونک چکا تھا جب اچانک کمرے میں آ کر کسی نے لائٹ آن کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے مڑا لیکن سامنے کوئی ملازم نہیں کھڑا تھا۔ سامنے اس کی دشمن جاں، اس کی شانی، اپنی آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میری ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ارتضیٰ؟ میری ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ارتضیٰ؟ کیا میں کوئی کٹ پتلی ہوں جسے آپ جب چاہیں اپنا لیں اور جب چاہیں چھوڑ دیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے وہاں ایئرپورٹ پر اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو اس طرح چھوڑ دیں گے مجھے؟ کیا لگا ہے آپ کو مجھے اس طرح سے اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو میں چلی جاؤں گی؟ سوچئے گا بھی نہیں۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں، سنا آپ نے؟ کہیں نہیں جاؤں گی میں، یہیں رہوں گی۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ میرا گھر ہے، مجھے کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اور ہاں آپ مسٹر ارتضیٰ حیدر، آپ بھی میرے ہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ اتنی جلدی ہمت ہار گئے؟ یہی تھی آپ کی محبت؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے تڑپایا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اتنے تنگ آ گئے تھے آپ مجھ سے؟ اتنی آسانی سے تو میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی نہیں۔ ساری زندگی معافی مانگیں گے تب بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، یہیں رہوں گی۔ ساری زندگی معافی مانگیں گے آپ مجھ سے، جب میرا دل چاہے گا تب غصہ کروں گی، آپ کو تنگ کروں گی اور اپنا حق جتاؤں گی اور معاف بھی نہیں کروں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اپنی زندگی سے نکالنے والے؟ کیوں چھوڑ کر آئے تھے مجھے ایئرپورٹ پر؟ وہ مسلسل اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ کو 1 منٹ ہی لگا تھا اس بات کا یقین کرنے میں کہ اس کی شانی اس کے پاس لوٹ آئی، اور اگلے ہی لمحے اسے بازو سے کھینچ کر وہ خود میں بھینچ چکا تھا۔ آئی لو یو شانی، آئی لو یو سو مچ۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں، تمہیں پتہ ہے اگر آج تم نہیں آتی تو میں مر جاتا۔ شانی نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، اسی لیے تو مجھے اچھے نہیں لگتے آپ۔ اب اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں واپس چلی جاؤں گی، شانی نے 2 قدم کا فاصلہ بنا کر کہا۔ جب ارتضیٰ نے فاصلہ ختم کر کے ایک بار پھر اسے خود سے لگایا تھا، نہیں، کہیں نہیں جانے دوں گا میں، اب کبھی نہیں، ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو گی۔ اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے شانی، تم نے مجھے معاف کر دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا ارتضیٰ، آپ نے مجھے معاف کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کی محبت کے سامنے ہار گئی، میری نفرت آپ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے نہ جانے آپ کا دل کتنی بار دکھایا، آپ کی معافی کو قبول نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ایک بار اس سے آ لگی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنی متاع جان کو اپنے بازوؤں میں بھرا، اور آج شانی اپنے ارتضیٰ کو تنہائیوں کے ان اندھیروں سے بچا چکی تھی، اور اب ایک خوشحال زندگی ان کی منتظر تھی۔